हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीएस के कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आप सभी को पता है कि आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और संभावना है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हम पार्ट 83 यानी कि 83 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर जीएस HPSSC HPPSC क्वेश्चंस डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 84 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 132 की बात करें। लोकल थंडरस्टॉर्म्स नॉर्वेस्टर्स आर प्रोमिनेंट इन। तो स्थानिक तड़ित झंडावात नॉर्वेस्टर जो है तो प्रधान है। तो यहाँ पर आपसे सिंपल पूछा गया है कि जो नॉर्वेस्टर यह जो है एक हवा का प्रकार है या फिर विंड का प्रकार है, तो यह कहाँ पर बहती है। तो हमारे इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो हमारे इंडिया में बहती है पश्चिमी बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बट अगर पूरे के पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे कि नॉर्वेस्टर कहाँ पर बहती है, तो जब भी पूरे के पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात आएगी तो नॉर्वेस्टर विंड जो है तो बहती है न्यूजीलैंड में। कहाँ पर बहती है? न्यूजीलैंड में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ और भी हवाएं हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहली आपसे पूछी जाती है चिनूक। चिनूक हवा जो है तो कहाँ पर बहती है? आप सभी को पता है चिनूक हवा जो है तो यूएसए में बहती है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बहती है। आपसे पूछा जाता है मिस्ट्राल। तो मिस्ट्राल विंड कहाँ पर बहती है? तो यह स्पेन और फ्रांस की सीमा पर बहती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर कई बार आपसे पूछा जाता है बोरा। बोरा हवा कहाँ पर बहती है? बोरा विंड कहाँ पर बहती है? तो ये बहती है एड्रियाटिक सी में। कहाँ पर बहती है? एड्रियाटिक सागर में। फिर कई बार आपसे पूछा जाता है ब्लिजर्ड। ब्लिजर्ड हवा कहाँ पर बहती है? तो ये बहती है कनाडा में। ये भी आपको पता चल गया। एक आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ था, हमीरपुर बोर्ड के ही एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ था कि हरमटन विंड, हरमटन जो हवा है वह किस दिशा की तरफ मूव करती है। तो पहले तो आपको ध्यान में रखना है, ये जो हरमटन विंड होती है यह सहारा डेजर्ट से गिनी देश की तरफ जो है तो मूव करती है। यानी कि आपको ध्यान में रखना है यह पूर्व से पश्चिम की तरफ मूव करती है, यानी कि ईस्ट से यह वेस्ट की तरफ मूव करती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, हमीरपुर बोर्ड में एग्जैक्ट पूछा गया था कि हरमटन विंड किस दिशा की तरफ मूव करती है। तो यह पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ मूव करती है। ये आपको ध्यान में रखना है। एक और आपको ध्यान में रखना है शामल। शामल हवा कहाँ पर बहती है? तो शामल हवा जो है तो पर्शियन गल्फ में बहती है, फारस की खाड़ी में बहती है। तो ये सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट हवाएं मैंने आपको यहाँ पर बता दी, जो कि अभी तक एग्जाम में पूछी गई हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। तो ये आपने ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 133 है। सारगैसो सी इज लोकेटेड इन। तो सारगैसो सागर कहाँ पर अवस्थित है? अब ये कहाँ पर अवस्थित है? अटलांटिक ओशन में है, पैसिफिक ओशन में है, कहाँ पर है? अगर अटलांटिक ओशन में है तो कहाँ पर है? नॉर्थ अटलांटिक में है या फिर साउथ अटलांटिक में है? ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सारगैसो सागर कहाँ पर है? तो वो है अटलांटिक ओशन में। और अटलांटिक ओशन में भी कहाँ पर है? तो है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, यानी कि उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो एग्जैक्ट बहुत बार एग्जाम में इसी तरह बार बार रिपीट होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सारगैसो सागर के बारे में आपको एक पॉइंट और ध्यान में रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा सागर है जिसकी तटीय सीमा रेखा जो है तो नहीं है, यानी कि कोई भी उसकी कोस्ट लाइन नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सारगैसो सागर एक ऐसा सागर है जिसकी कोई भी तटीय सीमा रेखा नहीं है, कोई भी कोस्ट लाइन जो है तो नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 134 है। विच इज़ द कैपिटल ऑफ जापान। तो जापान की राजधानी कौन सी है? अब जापान की राजधानी कौन सी है? आप सभी को पता है कि जापान की राजधानी है टोक्यो। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन जो है तो एग्जाम में पूछा जाता है। पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है कि ये जो जापान है, जापान जो है तो दो द्वीपों को मिलकर के बना है। बेसिकली जो है तो यह तो बहुत सारे द्वीपों को मिलकर बनाया गया है, परंतु इनमें दो द्वीप जो है तो इंपॉर्टेंट है। एक है होकाइडो द्वीप और एक है होंशु द्वीप। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में बनते हैं कि होकाइडो द्वीप और होंशु द्वीप को अलग करने वाली जलसंधि कौन सी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो होकाइडो और होंशु द्वीप को अलग करने वाली जलसंधि कौन सी है? तो वह है सुगारू जलसंधि। ये आपको ध्यान में रखना है। सुगारू जलसंधि जापान के होकाइडो द्वीप और होंशु द्वीप को अलग करती है। और जापान का सबसे बड़ा आइलैंड, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है?
तो वो होंशु द्वीप है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसी होंशु द्वीप पर जापान की कैपिटल यानी कि टोक्यो स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में बन जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जापान के ही क्योटो शहर में जो है तो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, आप सभी को पता होगा। तो क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो ये हुआ था 1997 1997 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए जो है तो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, ये भी आपको पता चल गया। जापान के 2 शहरों पर जो है तो यूएसए के द्वारा न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका गया था। तो किन किन शहरों पर फेंका गया था, कब फेंका गया था और उसका नाम क्या था, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो एक तो हिरोशिमा पर फेंका गया था और एक नागासाकी पर फेंका गया था। तो हिरोशिमा पर यूएसए द्वारा न्यूक्लियर बॉम्ब कब फेंका गया था, डेट्स पर आपको ज़्यादा फोकस रखना है। तो 6 अगस्त 1945 को यूएसए के द्वारा जो है तो न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा पर फेंका गया था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था लिटिल बॉय, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह नागासाकी की बात करें तो यूएसए द्वारा नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका गया था 9 अगस्त 1945 को, और इसका नाम था फैट मैन। क्या नाम था? फैट मैन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और कुछ एक स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 135 की बात करें, विच इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्री? तो सबसे तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष कौन सा है? तो सबसे तेजी से बढ़ने वाला जो वृक्ष है वो है यूकेलिप्टस। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो यूकेलिप्टस है, इससे भी कुछ एक क्वेश्चंस बन जाते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पेड़ को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, किस ट्री को जो है तो ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, सेंट्रल लेवल के एग्जाम में पूछा जा चुका है। संभावना है आपके आने वाले स्टेट एग्जाम में भी यह पूछा जा सकता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ग्रीन गोल्ड यह जो है तो यूकेलिप्टस ट्री को कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ और भी क्वेश्चंस की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन कि मोस्ट एक्सपेंसिव वुड यानी कि सबसे महंगी लकड़ी जो है तो कौन सी है? तो सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है? तो वो है अफ्रीकन ब्लैकवुड। कौन सी है? अफ्रीकन ब्लैकवुड। और सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव वुड कौन सी है? सबसे महंगी लकड़ी तो हमने देख ली कौन सी थी, तो वो थी अफ्रीकन ब्लैकवुड। और सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव कौन सी है? तो वो है सैंडलवुड यानी कि चंदन की लकड़ी। और चंदन की लकड़ी भारत में कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कर्नाटका स्टेट में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 152 है, वजीरी रूपी इज़ अ पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो वजीरी रूपी हिमाचल प्रदेश के किस जिले का हिस्सा है? तो वजीरी रूपी किस जिले का हिस्सा है? तो यह है कुल्लू जिले का हिस्सा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को पता है कि कुल्लू रियासत में 7 वजीरियाँ हुई हैं। कुल्लू रियासत में कितनी वजीरियाँ हुई हैं? तो वो हुई हैं 7 वजीरियाँ। अब वो 7 वजीरियों के नाम भी आपको ध्यान में रखते हैं। तो उनमें सबसे पहले आ जाती है परोल वजीरी, उसके बाद आ जाती है वजीरी रूपी, उसके बाद वजीरी लग, उसके बाद वजीरी भंगाल, उसके बाद वजीरी लाहौल, उसके बाद वजीरी लगसारी और लास्ट में आ जाती है वजीरी सिराज। तो ये 7 जो वजीरियाँ हैं वह कुल्लू रियासत में हुई हैं, वो आपको ध्यान में रखनी है। कुल्लू रियासत से कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि कुल्लू रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विहंग मणिपाल के द्वारा जो है तो कुल्लू रियासत की स्थापना की गई थी। और उन्होंने राजधानी जो है तो जगत सुख को बनाया हुआ था। किसको बनाया हुआ था? जगत सुख को। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल्लू की राजधानी जगत सुख से नग्गर किसने स्थानांतरित की, किस राजा ने स्थानांतरित की थी? तो वो की गई थी विशुद्धपाल के द्वारा। किसके द्वारा? विशुद्धपाल के द्वारा। और कई बार आपसे पूछा जाता है कि कुल्लू की राजधानी नग्गर से सुल्तानपुर किसने स्थानांतरित की थी? तो सुल्तानपुर किसने की थी? तो वो की थी जगत सिंह ने। ध्यान में रखना, सबसे पहले कुल्लू रियासत की राजधानी बनी थी जगत सुख, और जो कि किसने बनाई हुई थी? तो वो बनाई हुई थी विहंग मणिपाल ने। बाद में चल करके कुल्लू की राजधानी जगत सुख से नग्गर स्थानांतरित की थी विशुद्धपाल ने, और उसके बाद जाकर के नग्गर से राजधानी सुल्तानपुर को स्थानांतरित की गई जगत सिंह के द्वारा। ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। अच्छा, कुल्लू के बारे में कुछ और भी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कुलूत देश की कहानी, यह पुस्तक जो है तो किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक लिखी थी लाल चंद्र प्रार्थी के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति,
इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है APF हार्कोर्ट। कौन है? APF हार्कोर्ट। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि चीनी यात्री जो हुएन सांग था उसने कुल्लू की यात्रा कब की थी? तो उसने कुल्लू की यात्रा की थी 645 ईस्वी में। ये भी आपको पता चल गया। और भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि जगत सुख में संध्या देवी का मंदिर जा तो किस कुल्लू के राजा ने बनाया हुआ था? तो जगत सुख में संध्या देवी का मंदिर जा तो उर्दान पाल के द्वारा बनाया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और पहला यूरोपीय यात्री कौन था जिसने कुल्लू की यात्रा की थी? तो वह कौन था? तो वो था विलियम मूरक्राफ्ट, जिसने कुल्लू के राजा अजीत सिंह के समय 1820 में कुल्लू की यात्रा की हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जबकि कुल्लू आने वाले प्रथम वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड एल्गिन, जो कि 1863 में कुल्लू आए हुए थे। तो ये कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस हमने कुल्लू के बारे में देखे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 153 है। विच प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इनिशियली रिफ्यूज्ड टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन इन 1947? तो 1947 में हिमाचल प्रदेश की किस रियासत ने प्रारंभ में भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार किया था? आप सभी को पता है कि हमारे हिमाचल प्रदेश जो है तो 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलकर के पहले बनाया गया था। उसमें जो है तो 4 जिले बनाए गए थे, महासू, चंबा, सिरमौर और मंडी। बाद में चल करके बिलासपुर ने पहले जो है तो इनकार कर दिया था, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाद में चल करके बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश का 5वें नंबर का जिला बनाया गया था। और कब बनाया गया था? 1 जुलाई 1954 को बनाया गया था। और उस समय बिलासपुर के अंतिम राजा कौन थे? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो उस समय बिलासपुर के अंतिम राजा थे आनंद चंद। कौन थे? आनंद चंद। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपने यहाँ पर देखे। अब बिलासपुर की बात करते हैं। थोड़े दिन पहले ही हमने बिलासपुर के बारे में देखा था, तो आज भी हम यहाँ पर बिलासपुर के बारे में कुछ एक पॉइंट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं बिलासपुर को जो है तो सप्तधार कहा जाता है। उस दिन भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ था कि बिलासपुर में 7 धारें हैं। तो वह 7 धारें कौन कौन सी है? तो इनमें नैना देवी धार आ जाती है, बहादुरपुर धार आ जाती है, झांझियार धार हो गई, त्यूण धार हो गई, बांदला धार हो गई, रतनपुर धार हो गई और कोट धार हो गई। तो ये 7 धारें कहाँ पर हैं? तो ये हैं बिलासपुर में। बिलासपुर के किस राजा के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो वह हीराचंद के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। और हीराचंद ने ही जगत खाना टैंक और स्वार घाट टैंक का निर्माण 1874 में करवाया हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। डेट्स पर देखो, आपको ज़्यादा फोकस रखना है। आने वाले एग्जाम में डेट्स आपसे ज़्यादातर पूछी जाएंगी। हीराचंद ही एक ऐसे राजा थे जो कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस समय बिलासपुर के राजा कौन थे? तो वो थे हीराचंद। और इन्हीं के समय बिलासपुर में पहली बार भू राजस्व सुधार भी हुए थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन मैंने आपको बिलासपुर के राजा के बारे में बताया हुआ था कि रंग महल जो कि बिलासपुर में है उसका निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो उसका निर्माण विजय चंद ने करवाया था। और कब करवाया था? 1900 में करवाया था। और विजय चंद की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। विजय चंद की मृत्यु हुई थी बनारस में। और कब हुई थी? 1931 में। तो ये सारे के सारे बिलासपुर के कुछ एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे जो कि इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले एग्जाम्स में बन सकते हैं। बिलासपुर को 5वें नंबर का जिला हमारे हिमाचल प्रदेश का बनाया गया था 1954 को। और छठा जिला किसे बनाया गया था? तो वो बनाया गया था किन्नौर को। और कब बनाया गया था? 1960 में। ये भी आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 154 की बात करें। विच ब्रिटिश ऑफिसर डिस्कवर्ड द स्पॉट वेयर शिमला वॉज लेटर बिल्ट एज अ हिल स्टेशन? तो किस अंग्रेज अधिकारी ने वह स्थान खोजा जहां बाद में हिल स्टेशन के रूप में शिमला का निर्माण हुआ था? तो वह किसने खोजा था? तो वो खोजा गया था मेजर कैनेडी के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ और भी क्वेश्चंस हैं शिमला के बारे में जो कि अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि शिमला में आलू की खेती किसने शुरू की थी? तो शिमला में आलू की खेती मेजर कैनेडी के द्वारा ही शुरू की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। शिमला शहर का नामकरण किन के नाम पर रखा गया था? तो शिमला शहर का नामकरण श्यामला देवी के नाम पर हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, शिमला की सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा की गई थी? और ये क्वेश्चन जो है तो एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो शिमला की सर्वप्रथम खोज जो है तो लेफ्टिनेंट रोज के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1819 में की गई थी। ये भी आपको पता चल गया। शिमला में ही जो है तो रिपन हॉस्पिटल है। और रिपन हॉस्पिटल की स्थापना जो है तो कब की गई थी? 1882 में। और किन के द्वारा की गई थी? लॉर्ड रिपन के द्वारा। बाद में जो है तो रिपन हॉस्पिटल का नाम चेंज किया गया। 1990 में। और इसका नाम रखा गया दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल। ये भी आपको ध्यान में रखना है।
अब कुछ और भी क्वेश्चंस हैं शिमला के बारे में जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि पद्म सिंह पैलेस यह कहाँ पर है, तो यह शिमला के रामपुर में है और इसकी स्थापना 1925 में की गई थी। एक और क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, गुरु नानक देव ने रामपुर की यात्रा कब की थी, तो गुरु नानक देव ने रामपुर की यात्रा 1514 में की थी। ये भी आपको पता चल गया। बुशहर रियासत में दोमह आंदोलन कब हुए थे, तो वो हुए थे 1906 में। ये भी आपको पता चल गया। शिमला में गेटी थिएटर की स्थापना कब की गई थी, तो 1887 में गेटी थिएटर की स्थापना की गई थी। और यहाँ पर पहला शो कौन सा दिखाई दिया था, तो वो दिखाई दिया था टाइम विल टेल। ये भी आपको पता चल गया। हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम कहाँ पर है, तो वह शिमला के चौड़ा मैदान में है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यूएस क्लब की स्थापना कब की गई थी, तो यूएस क्लब की स्थापना 1844 में की गई थी। और यूएस क्लब किसका आवास हुआ करता था, तो यह सर जर्मिया ब्रांट का आवास हुआ करता था। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने किन के बारे में देखे, शिमला के बारे में देखे, जो कि अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये आपको सारे के सारे ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 155 है। वैदिक नेम ऑफ रिवर रावीज, तो रावी नदी का वैदिक नाम क्या है, तो रावी नदी का वैदिक नाम क्या है, तो वो हो जाएगा पुरुषणी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कई बार आपसे पूछा जाता है कि रावी नदी का संस्कृत नाम क्या है, तो रावी नदी का संस्कृत नाम है इरावती। ये भी आपको ध्यान में रखना है। रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो रावी नदी का उद्गम होता है बड़ा भंगाल से, यानी कि कांगड़ा जिले से। रावी नदी की टोटल लेंथ कितनी है, तो टोटल लेंथ हो जाएगी 720 किलोमीटर। और हमारे हिमाचल प्रदेश में यह कितना बहती है, 158 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जब भी बात आती है नदियों की, तो एक नदी इंपॉर्टेंट है, वो है सतलुज नदी। तो सतलुज नदी का भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या है, तो वो है शतुद्री। और सतलुज नदी का संस्कृत नाम क्या है, तो वो है शतुद्र। सतलुज नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो सतलुज नदी निकलती कहाँ से है, तो वह राकसताल से निकलती है, यानी कि तिब्बत से निकलती है। सतलुज नदी की टोटल लेंथ कितनी है, तो वो हो जाएगी 1448 किलोमीटर। ये भी आपको पता चल गया। और हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी कितना बहती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 320 किलोमीटर। ये सारे के सारे क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 156 है। कुनिहार वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो कुनिहार घाटी हिमाचल के किस जिले में है। आप सभी को पता है कि कुनिहार वैली कहाँ पर है, तो वह है सोलन जिले में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब सोलन जिले में कौन सी वैली है, तो वह है कुनिहार वैली। तो सोलन जिले में ही कुछ और भी वैलीज हैं जो कि आपको ध्यान में लेकर के चलनी है। तो सोलन जिले में एक तो आ जाती है दून वैली, फिर आ जाती है सपरून वैली। सरसा वैली भी कहाँ पर है, तो वह है सोलन में। कुनिहार वैली आप सभी को पता चल गया कहाँ पर थी, सोलन में। गंभर वैली भी कहाँ पर है, तो वह है सोलन में। ये आपको सोलन की कुछ एक वैलीज ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं मंडी जिले की कुछ एक वैलीज। तो मंडी जिले में है इमला विमला वैली, तो मंडी जिले में ही है करसोग वैली। चौहार वैली भी कहाँ पर है, तो वो है मंडी में। चौंतरा वैली हो गई, बल्ल वैली हो गई। ये सारी की सारी वैलीज कहाँ पर हैं, तो वो है मंडी जिले में। मंडी की एक वैली हमने यहाँ पर देखी, बल्ल वैली। तो बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे फर्टाइल वैली, सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है, तो वो हो जाएगी बल्ल वैली, जो कि मंडी जिले में स्थित है। ये भी आपको पता चल गया। अब बात करते हैं कुछ एक किन्नौर की वैलीज के बारे में। तो किन्नौर में कौन कौन सी वैलीज हैं, तो किन्नौर में है सांगला वैली, सुनाम वैली, टिडोंग वैली, पेजूर वैली, मुलगुन वैली, बांगटू वैली, बसपा वैली, यूल वैली। तो ये सारी की सारी वैलीज कहाँ पर हैं, तो ये हैं किन्नौर जिले में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्वां वैली कहाँ पर है, स्वां घाटी कहाँ पर है, तो वो है जिला ऊना में। ये भी आपको पता चल गया। क्यारदादुन वैली कहाँ पर है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्यारदादुन वैली कहाँ पर है, तो वो है सिरमौर में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर देखी, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तो ये थी हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।